ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स से पहले आपने डिस्कस किया है, कहीं पढ़ा है? एनीवन? Human rights is very common topic, but unfortunately we don't discuss in normal routine. ठीक है, तो कहीं ये वर्ड सुना है आपने ह्यूमन राइट्स का? व्हाट आर ह्यूमन यस राइट्स? ये सुने हैं। सुना है? तो क्या चीज क्लिक करती है माइंड ह्यूमन राइट्स से? मैंने आपसे स्लाइड शेयर की है, उसको हाँ आप ठीक है, देखो। वो जो मतलब हर एक के जो राइट्स होते हैं हम्म, वो हर बंदे को अपने ऐसा इक्वल राइट होना चाहिए, वो राइट ऑफ इक्वलिटी का होना चाहिए, राइट ऑफ प्राइवेसी का होना चाहिए। बेटा डिस्टर्ब नहीं करो, अगर कोई डिस्कस कर रहा है तो म्यूट योर माइक। अगर कोई बोल रहा है तो डिस्टर्ब नहीं करो, हैंड रेस कर लिया करो बोलने के लिए। ठीक है। ह्यूमन राइट्स मींस वी ऑल आर ह्यूमंस, यू नो। तो एज ए ह्यूमन बाय बर्थ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे राइट्स होते हैं। राइट्स क्या है? हमारे हुकूक जो हमारे हमें बाय बर्थ गिफ्टेड है। ठीक है। तो अब ह्यूमन राइट्स का मतलब है कि वी ऑल आर ह्यूमंस एंड एज ए ह्यूमन वी हैव सम राइट्स। तो वो जो राइट्स है ना, उस वो क्या है, क्यों जरूरी होते हैं? ठीक है। और क्यों ह्यूमन राइट्स पे जो है वो इतनी बात की जाती है? ठीक। जैसे ह्यूमन राइट्स यहाँ पे आपके पास फर्स्ट स्लाइड शो हो रही होगी, अपने स्लाइड्स को ऑन कीजिए और इसमें लिखा हुआ है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स आर अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कंसर्न विद इक्वालिटी एंड फेयरनेस। ठीक है। इसमें बहुत क्लियरली मेंशन है इक्वालिटी एंड फेयरनेस। ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो ऐसे कुछ उसूलों का मजमुआ होता है, कुछ सेट होता है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स का जो कंसर्न होते हैं, यानी जिससे रिलेट करते हैं इक्वालिटी फेयरनेस से। इट मीन्स कि इक्वालिटी एंड फेयरनेस जो है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये किसी एक इंसान से रिलेट नहीं करती, हम किसी एक इंसान की जो है वो बात नहीं कर रहे। वी आर डिस्कसिंग ऑल ह्यूमंस बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द ह्यूमन राइट्स। ठीक है। तो इसमें मजीद इसको एक्सप्लेन किया गया है स्लाइड नंबर 2 में, आप देखिए। Human rights can broadly be defined as a number of basic rights that people from around the world have agreed are essential. ठीक है। ह्यूमन राइट्स जो होते हैं ज्यादातर जो है वो इसमें कौन से राइट्स आते हैं? जो बेसिक यानी बुनियादी राइट्स, यानी जो पैदाइशी आपको मिले हुए हैं। इंडिया में आप किसी भी कोने में चले जाए, किसी भी मुल्क में चले जाए, उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो इन बेसिक राइट्स के ऊपर एग्री करते हैं कि ये इसेंशियल है, ये लाजमी है कि हर इंसान को मिलने चाहिए एज ए ह्यूमन। अब दीज इंक्लूड द राइट टू लाइफ। अब इन राइट्स में कौन कौन से राइट, जो हमारे बेसिक राइट्स की बात कर रहे हैं, कौन कौन से राइट्स हमारे पास इंक्लूड है? राइट टू लाइफ, द राइट टू ऑफ फेयर ट्रायल, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड अदर क्रूअल एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट, freedom of speech, freedom of religion, and the rights to health, education, and an educate standard of living। यानी एक मुनासिब मर्द जिंदगी। ठीक है। दूसरा ये कि जब दुनिया में आए तो जिंदा रहने का हक आपको। ठीक है। इसके बाद वो अ, आप एज ए मन जो है वो कोई भी गैर इंसानी सुलूक जो है वो ना किया जाए किसी दूसरे इंसान के साथ, ये उसका राइट है। कोई भी जो है वो उसके पास जुल्म ना किया जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी उसको बोलने का हक है, बोलने की आजादी है कि वो अपनी राय दे सकता है। और उसके बाद जब वो थोड़ा ग्रो अप होता है तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी अगर वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता है तो उसको ये फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट कर सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है। इस तरह से फिर आपके पास एज ए ह्यूमन जो है आपके बेसिक राइट्स में इंक्लूड है राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन एंड एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी
तालीम, सेहत, खाना पीना और एक बेहतर प्यारे जिंदगी, ये सारे राइट्स जो हैं ये बेसिकली ये बेसिक राइट्स में इंक्लूडेड है। और ये हर जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें इसको क्लियरली मेंशन किया रहता है। आपने कभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन मींस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग इस तरह के राइट्स के बारे में सुना है दैट यू हैव सम बेसिक राइट्स? एनीबॉडी हैव आइडिया व्हाट आर प्रोविंशियल योर ऑटोनॉमी बेसिक का राइट्स? पता है, उसके अलावा नहीं पता। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं, बेसिक राइट्स। जो बेसिक राइट्स है वो क्या होते हैं, यानी बुनियादी हकूक बाय बर्थ जो मिले हुए हैं एज ए ह्यूमन, जो है वो आप दुनिया में आए तो वो उसमें जो है वो आपके राइट्स क्या है। ठीक है, ये जो भी हमने डिस्कस किया ना, ये तमाम इंसानों के से रिलेटेड है, इसमें चाहे वो किसी भी जगह पे रहते हो, किसी भी इवन के वो अगर किसी अनडेवलप कंट्री में रह रहे हैं, किसी पुअर इकोनॉमी वाले कंट्री में रह रहे हैं, या किसी की गुलामी में रह रहे हैं। तो गुलामी जब हम बात करते हैं ना, अंडर कंट्रोल है किसी के, तो ये तो बेसिक राइट्स है ना, क्योंकि आप जो है राइट टू फ्रीडम, कि आप बाय बर्थ फ्री पैदा हुए, मतलब एक वो एक फेयर चीज नहीं है। उसका फ्री ट्रायल होना चाहिए, आपका राइट्स मिलने चाहिए, आपको जो है वो फ्रीडम जो है मिलनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होनी चाहिए, इस तरह से। इसके नेक्स्ट स्लाइड नंबर 2 का ये नेक्स्ट पॉइंट है, दीज ह्यूमन राइट्स आर द सेम फॉर ऑल पीपल एवरीवेयर। अभी हमने राइट्स ऊपर डिस्कस किए ना, ये तमाम राइट्स हैं वो दुनिया में रहने वाले हर जगह पे हर लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए सेम है। मैन एंड वुमेन, अब इसमें चाहे मैन वीमेन हो, एंड ओल्ड, रिच एंड पुअर, यानी कोई भी हो, किसी एज ग्रुप का हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी भी जो है वो उसकी, बट these are the essential basic rights for every human, for everywhere, for all people everywhere. ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ आर बैकग्राउंड, यानी अब इसमें आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है कि आप किस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हो। ठीक है, वेयर वी लिव, हम कहाँ रहते हैं, व्हाट वी थिंक, हम क्या सोचते हैं, व्हाट वी बिलीव, और हमारा अकीदा या अकायद क्या है। दिस इज व्हाट मेक्स ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल। अब तो ये रोल जो नंबर 51, रोल नंबर 3 को आप ऐड कर दें। बार बार मैसेज कर रहे हैं लोग, मुझे ऐड नहीं कर रहे हैं। टीचर को बोल देना कि ऐड कर देना। अच्छा, यस मिस, बेटा काफी मेरे सारे पास फ्रेंड्स नोटिफिकेशन मैसेज आया कर तो रहे हैं। तो मेरे पास तो मैसेज जो आएगा मैंने उसका कर दिया है को। अभी उनके मैसेजेस सारे आप काइंडली ऐड कर दें। ठीक है, मैं कर देती हूँ। मेरे पास 83 में जो है ना स्टूडेंट मीटिंग में है, और बाकी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो कि मुझे वेटिंग में हो। ठीक है, सब ऐड कर दिया मैंने। अब ये जो ह्यूमन राइट्स है हमारे पास, इसका अब आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स का मतलब जो है वो बेसिक राइट्स जो होता है, और इसमें जो बेसिक चीज होती है ह्यूमन राइट्स में वो होता है कि इक्वालिटी एंड फेयरनेस। जो ह्यूमन राइट्स है उसमें इक्वालिटी और फेयरनेस जो है वो जरूरी होती है, और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रेस के बेस पे हो, कल्चर के बेस पे हो, कास्ट की बेस पर हो, या वो फीमेल की बेस पर हो, किसी भी बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है ये बेसिक राइट जो हमने डिस्कस किए, ये जो है वो हर इंसान का बेसिक राइट है, और ये हर इंसान को मिलने चाहिए। ठीक है, लेकिन मिलेंगे कैसे? मिलेंगे उस वक्त ना कि जब उसके बारे में आपको पता हो। तो हम जो है हम कहते हैं कि वी आर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, सो एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर बेसिक राइट्स, हमारे बेसिक राइट्स क्या है, तो हमें तो पता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब आपके पास ये बेसिक राइट है, जब हमने अभी डिस्कस किए ऊपर,
ये पूरी दुनिया के लिए अगर जो है वो एप्लीकेबल है, तो फिर ये पाकिस्तान के लोगों के लिए यानी पाकिस्तान नेशन के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। सो एज ए पाकिस्तानी और एज ए पाकिस्तानी नेशनल, ये राइट्स जो है ये हमारे लिए भी सेम है। अच्छा, ये सारे राइट्स जो है ना, जिसका अभी हमने डिस्कस किया और जो अभी बताया कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी लिहाज से डिस्क्रिमिनेशन उसके बगैर जो है ये राइट्स है वो सबको मिलेंगे, तो ये यूनिवर्सल राइट्स कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल राइट्स या राइट्स पे जो है ना, ये खास पे जो बात की गई है, हमने पढ़ा था कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद, जब हमने देखा था कि हिरोशिमा नागासाकी वगैरह पे जो है वो बहुत ज्यादा जो है जब बम ब्लास्ट वगैरह हुए इस तरह से, उस वक्त बात की गई थी। अच्छा, इससे पहले जब आप जैसे फेमिनिज्म वगैरह का जिक्र सुनते हैं, तो फेमिनिज्म जो है आल्सो पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, क्योंकि इसमें एक स्लोगन यूज किया जाता है ना, ह्यूमन राइट्स आर आल्सो ह्यूमन राइट्स। तो फेमिनिज्म का जो दौर चला, फिर जो मुख्तलिफ इसके हवाले से जो है एक्सप्लेनेशन थी, डिक्लेरेशन वगैरह जो है वो हुए। हम अगर इसका बैकग्राउंड देखते हैं तो उसमें जो है ना डिस्कस किया गया और मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, मुख्तलिफ स्टेजेस जो है वो पे इन राइट्स के बारे से बात की गई। लेकिन ह्यूमन राइट्स पे जो बहुत ज्यादा जोर दिया, फिर इसके बाद जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स चार्टर आया है वो पे 1945 में आया, जबकि यूनाइटेड नेशन जब एस्टेब्लिश हुई, और यूनाइटेड नेशन के एस्टेब्लिश होने का एक बुनियादी मकसद जो था वो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार जो कुछ भी ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय किया गया, जो कुछ उनको डैमेजेस हुए, जो नुकसान पहुंचा, उसके बाद जो है वो फिर इस तरह का एक डिक्लेरेशन है, जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कहलाता है यूनाइटेड नेशन का, और उसमें मोस्टली कंट्रीज उन्होंने एग्री किया था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, इसमें देखेंगे हम डिक्लेरेशंस पे आते हैं इसमें, तो इसमें मुख्तलिफ डिक्लेरेशन है जिसमें ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात की गई। इसमें डिफरेंट टाइप जो है वो राइट्स की बात की जा रही है, मतलब ग्रेजुअली जो है वो बात की जा रही है। इसी में फिर जो है वो मुख्तलिफ रेवोल्यूशन है, इसमें फेमिनिज्म की बात की जाती है, वुमेन राइट्स की बात की जा रही है। जैसे फर्स्ट इसमें आपके पास लाइन नंबर 3 है, डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 was based on the understanding that certain rights such as life, liberty and the pursuit of happiness are fundamental to all people. अच्छा, अब ये अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है 1776 में जो इनका डिक्लेरेशन था इंडिपेंडेंस का, उसमें जिन बेसिक राइट्स की बात की जा रही है, उसमें क्या है कि जिंदा रहने का, आजादी का और खुश रहने का, ये हक जो है ये इनकी बुनियादी हकूक में शामिल है तमाम लोगों के। सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह से द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन 1789। ठीक है। अब फ्रांस में जो एक डिक्लेरेशन है 1789 में, इस डिक्लेरेशन का नाम था राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन। ठीक है, मतलब इंसानों के और जो शहरी उनके हकूक के हवाले से डिक्लेरेशन था। इसमें क्या किया, इसने चैलेंज अथॉरिटी ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड रिकॉग्नाइज द लिबर्टी। अब जो अशराफिया था ना, जो हुक्मरान तबका था, जो इनका हुक्मरानी कर रहा था, उसके अथॉरिटीज को उसने चैलेंज किया। और चैलेंज करते हुए कैसे चैलेंज किया इसने, कि इसने राइट्स की बात की, राइट्स की बात की। ठीक है, एंड रिकॉग्नाइज द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी उनके आजादी, बराबरी और बुनियादी हकूक जो थे ना हर इंसान की, उसके बारे से इसमें बात की गई, जिससे कि जो अशराफियत थी उसकी ताकत को और उसके इख्तियारात को चैलेंज किया गया। और ये जो फ्रेंच डिक्लेरेशन था ये 1789 में आया था, और ये मैन एंड द सिटीजन के नाम से डिक्लेरेशन था। These values were also equal in the United States Bill of Rights 1791। फिर यही वाली बात जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में फिर से स्वीकार की गई, जिसमें कि 1791 में एक बिल जो है वो पास किया गया था, और इसमें कहा गया था विच रिकॉग्नाइज फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसमें मजीद जो है वो बेसिक राइट्स है उसके बारे में बात की जा रही है। पहले 1776 में हमने देखा, फिर 1791 में फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, और इसके बाद फिर रिलीजन एंड द प्रेस as well as the right to peaceable assembly, private property and a fair trial। तो मतलब एक है मजहब के मुताबिक आजादी,
ठीक है। अपनी राय का इजहार करने की आजादी, और प्रेस जो थी, मतलब प्रेस रिलीज वगैरह है उसमें जाने की आजादी, और पुरअमन असेंबली यानी किसी जगह पे गैदर होने की, कोई इजलास करने की, कोई जलसा करने की, किसी जगह पे जमा होने की पुरअमन आजादी, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को डेवलप करने की, उसको ऑन करने की परमिशन, उसकी फ्रीडम और फेयर ट्रायल। ठीक है। तो ये तो कोई बेसिक डिक्लेरेशन है। हमने बहुत अर्ली स्टेज की बात की कि 1776 में अमेरिका में आया था उनका जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था। फिर इसी तरह से 1789 में फ्रेंच डिक्लेरेशन था। ठीक है। और इसके बाद जो है फिर 1791 में फिर दोबारा से यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिक्लेरेशन उसको हमने डिस्कस किया, इसमें की बात की जा रही है। हु हैव द रिस्पांसिबिलिटी, राइट नंबर 4, कि कौन रिस्पांसिबिलिटी लेगा ह्यूमन राइट्स की। This means that human rights involve responsibility and duties towards other people and the community. Individuals have a responsibility to ensure that they exercise their rights with consideration for the rights of others. For example, when someone uses their right to freedom of speech, they should do so without interfering with someone else's right to privacy. ठीक है। पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंसान की अपनी है। तो इस तरह से कि जैसे हम बहुत से ऐसे काम करते हैं ना, जब हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास, तो हम उस फ्रीडम ऑफ स्पीच के पीछे जो है वो कुछ ऐसे बातें, ऐसे काम करते हैं जिससे कि दूसरे की फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो इफेक्ट हो रही होती है। जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि ब्लास्फेमी लॉ, इस तरह से कुछ चीजें होती हैं इंटरनेशनली कि जिसमें किसी के भी मजहब को जो है कोई भी करे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। क्या उसमें कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि हमें आजादी है राय की। लेकिन इसमें ये ख्याल रखना है कि आपकी आजादी राय किसी और के तकलीफ का बायस ना बने। ठीक है। तो पहली जिम्मेदारी जो है ये इंसान की अपनी होती है कि वो अपनी राय का जो है वो इजहार करे, अपने राइट्स को यूज करे, बट इस चीज को जो है वो अ, यकीनी बनाए कि वो उसके राइट्स के इस्तेमाल होने से, स्पेशली फ्रीडम ऑफ स्पीच से, किसी और का फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो अफेक्टेड ना हो। Government have a particular responsibility to ensure that people are able to enjoy their rights. सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज को यकीनी बनाए कि जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ पर रहने वाले शहरी हैं, जो सिटीजन हैं, वो अपने जो राइट्स है उसको कम्प्लीटली और फ्रीली जो है उसको एंजॉय कर सके। दे आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन लॉज एंड सर्विसेज that is people to enjoy life in which their rights are protected. अब ये जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं या लॉज की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज होते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि स्पेशली की बात, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसका खास काम ये, उसका मकसद ही होता है कि बिजनेस ऑफ के जो लॉज है वगैरह है जिसके काम उसको चलाने में मदद करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट लोगों के राइट्स को इंश्योर करने के लिए वो रूल रेगुलेशन सेट करेगी, और वो रूल रेगुलेशन ऐसे होंगे कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा आपके पास, और दूसरे ह्यूमन राइट्स जो है वो तमाम लोगों को इक्वली मिल रहे हैं। एजुकेशन, हेल्थ, तो ये बेसिक राइट्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स है। तो ये पहले तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है। उसके बाद भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जिस जगह पे जिस रह रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट इस चीज को श्योर करे कि वहां पर रहने वाले तमाम लोग जो है वो इक्वल बेसिस पे राइट जो है वो और बाइज्जत तरीके से रिस्पेक्टेड बाय कर सके। एक है व्हाट ह्यूमन राइट्स कवर, ह्यूमन राइट्स कवर करता है
यानी इसमें कौन कौन से राइट्स आ जाते हैं और क्या हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो बहुत सारे राइट्स आ जाएंगे इसमें। तो इसमें क्या करते हैं कि फिर हम उन राइट्स की बेसिस को कैटेगराइज कर लेते हैं, कैटेगरीज बना लेते हैं। जैसे ह्यूमन राइट्स राइट नंबर 5 है, ह्यूमन राइट्स कवर वर्चुअली एवरी एरिया ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन राइट्स जो है वो आमतौर पर ह्यूमन एक्टिविटी के तमाम एरियाज को कवर करते हैं। तो इसमें जैसे देखिए कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स है। नंबर 1 है सिविल एंड ह्यूमन राइट्स। अब पहला जो है वो सिविल और ह्यूमन राइट्स जो है उसका टॉपिक है, और इसमें दीज राइट्स कवर इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इंश्योर पार्टिसिपेशन इन द सिविल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये राइट्स है वो क्या क्या चीजें होती है, ये तो आपकी फ्रीडम्स, और दूसरा ये कि सिविल एक्टिविटीज जो है आपके पास, सिविल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो होती हैं सोसाइटी की, सोशल एक्टिविटीज, तो उसको जो है ना आप उसमें आपकी पार्टिसिपेशन जो है ना वो उसको यकीनी बनाती है। ठीक है, एंड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसमें करें कि सिविल एंड ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, ये इसको आपको समझ में आनी चाहिए कि इसमें आप मिस्टेक करते हैं। सिविल राइट्स का मतलब ये है कि में वो राइट्स कवर किए जाते हैं हर इंसान के, हर शहरी के, कि जिसमें उसकी जो शमूलियत है उसको यकीनी बनाया जाता है। किस चीज में शमूलियत, जो आपकी सोसाइटी में सिविल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो, और ये जो शमूलियत है ये विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन चाहिए, यानी विदाउट मेल फीमेल, रिच पुअर और फेयर और ब्लैक, इस तरह से किसी भी डिस्क्रिमिनेशन जो है किसी भी टाइप की, उस डिस्क्रिमिनेशन के बगैर हर इंसान की, हर शहरी की जो एक्टिविटी है, उसकी जो पार्टिसिपेशन है उसको इंश्योर किया जाता है। अच्छा, इसको जो जब हम सिविल और पॉलिटिकल की तरफ जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है, दीज टाइप्स ऑफ राइट्स आर फर्स्ट जनरेशन राइट्स। ठीक है, ये वाला जो पहला पार्ट है हमारा सिविल राइट्स वाला, इसको बेसिकली फर्स्ट जनरेशन राइट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपके बहुत बेसिक राइट्स शामिल हो जाते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, फ्रीडम फ्रॉम राइट टू फ्री ट्रायल एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी बोलने का की आजादी, अपने राय का, अपनी सोच का इजहार करने की आजादी। ठीक है, तो इसको फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स कहा जाता है। सेकंड वन इज इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, तो पहले तो आपकी बेसिक चीजें आ गई, उसके बाद आप देखें आप जिस सोसाइटी का हिस्सा है ना, उस सोसाइटी से रिलेटेड जो चीजें वो आपके पास जनरेशन आती है, और यानी ये सेकंड स्टेप पर जो राइट्स आते हैं सेकंड जनरेशन राइट्स कहलाते हैं, यानी ये जो इसेंशियल राइट्स हैं उसके बाद वाले स्टेज पर आते हैं। दी ऑफ राइट्स फोकस ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। ये इस टाइप के जो राइट्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स हैं, ये इंसान की फलाह बहबूद पे ज्यादा फोकस करते हैं, किसी शहरी या किसी इंसान की। और इस टाइप के राइट्स को जो है वो सेकंड जनरेशन राइट्स कहा जाता है। ठीक है जी, इस बात कुछ पूछना। ये टीचर, ह्यूमन राइट इकोनॉमिक्स पे क्या इम्पैक्ट करता है, मतलब कैसे ह्यूमन इम्पैक्ट राइट करता है? यस। इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट करेगा, हम्म। तो ये इस तरह से इम्पैक्ट करेगा कि अब जैसे आप सिटीजन है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें ये है कि इकोनॉमिकली जो है वो, अगर जॉब की बात की जा रही है इकोनॉमी में, यानी आपकी मईशत है ना, आपकी इकोनॉमी जिसमें आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें तो ये राइट है हर सिटीजन के पास कि इसको एक शेयर मिलना चाहिए, कोई पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए, और उसमें फिर किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। यानी अगर कोई क्राइटेरिया है ना जॉब के लिए, और वो आपके लिए सही है, और कोई दूसरा भी जो है वो सही है उसके लिए, तो दोनों का इक्वल राइट है। लेकिन जैसे कि कोई और वो एलिजिबल नहीं है और आप है, तो आपको वो चीज ना मिले और दूसरे को मिल जाए, तो डिस्क्रिमिनेशन हो गई। तो मतलब ये है कि जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में आपके मेंशन है इकोनॉमिकली जो चीजें, कि जैसे कि आप सोसाइटी का हिस्सा है, तो उस मईशत में जो चीजें, जो रिसोर्सेज हैं और जो चीजें हैं,
तो एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान में आपके पास राइट है कि आप उसको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अवेल करें, उसमें पार्टिसिपेट करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में और चाहे पॉलिटिकल एक्टिविटीज में। तो इसमें किसी भी बेस पे जो है ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। अगर आप जो उनका क्राइटेरिया है गवर्नमेंट का उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल है तो फिर कोई भी किसी भी किस्म की इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। ठीक है। ओके टीचर, सही है, समझ गया। अच्छा, जैसे इसमें लिखा हुआ भी है आगे देखो, इसमें मेंशन किया हुआ है सच एज राइट टू वर्क, जैसे कि काम करने की आपको फ्रीडम है, आपका राइट है, आप काम कर सकते हैं, आपको नहीं रोका जा सकता। राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ एंड राइट टू एजुकेट स्टैंडर्ड लिविंग। अब ये जो है ना ये सेकंड स्टेज आती है, डायरेक्टली जो है ये आपकी सोसाइटी से रिलेटेड, इसीलिए इसको जो है वो इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट कहा जाता है। यानी आपका जो कल्चर है उस कल्चर के अकॉर्डिंग आप उस पे उसको फॉलो करेंगे। उस कल्चर में आपकी जो है वो ड्रेसिंग है, आपकी लैंग्वेज है, तो उस पे किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। ठीक है। अच्छा, ये देखिए कलेक्टिव राइट्स, ये थर्ड पार्ट होता है। पहला आपके पास जो था वो पहला कौन सा था हमारे पास, बताओ कौन बताएगा, जैसे भी हमने पढ़ा पहला। ये तो टीचर राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ जो था फर्स्ट जनरेशन Civil राइट्स, and तो human इसमें rights. सिविल एंड डिक्लेरेशन ह्यूमन में राइट, सिविल एंड ह्यूमन राइट्स फर्स्ट कैटेगरी, और ये फर्स्ट जनरेशन। ठीक है। इसके बाद फिर सेकंड हमारे पास जो है वो इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स है, जो कि सेकंड जनरेशन है। और थर्ड हमारे पास जब कलेक्टिव है। ठीक है। These type of rights refer to a group rather than an individual and known as third generation rights. जो कलेक्टिव राइट्स है ना ये किसी एक इंसान की नहीं बल्कि एक ग्रुप की बात कर रहे होते हैं। यानी अब अगर पाकिस्तान में सब रह रहे हैं तो हम किसी एक शख्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम एज ए पाकिस्तानी पाकिस्तानी नेशन की बात करेंगे। इस थर्ड ग्रुप में जो है वो कलेक्टिव राइट्स की बात की जाएगी, और इस थर्ड ग्रुप को जो है वो थर्ड जनरेशन राइट्स कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें कौन से राइट्स आएंगे आपको, सच एज राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये तो मुश्तरका हो गया। सबको जो है वो हक खुद इरादियत की आज़ादी, यानी आज़ादी की अपनी राय का इजहार करने की। कल्चरल राइट्स, ठीक है, आपकी सकाफत के हवाले से आज़ादी। इस तरह से और भी कलेक्टिव राइट्स जो होंगे ना, तो वो जो है ना जैसे कि आप मजहबी मतलब अपने जो त्योहार है, नेशनल कौमी त्योहार है वो मना सकते, तो ये भी जो है वो एक कलेक्टिव राइट में आ जाएगा। इस तरह से उसको कल्चर में डालें या जैसे भी डालें, तो ये बेसिकली कलेक्टिव राइट्स में आएगा। ठीक है। कलेक्टिव राइट्स का मतलब है कि चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी उसका मजहब हो, लेकिन एज ए पाकिस्तानी, एज ए सिटीजन ऑफ एनी कंट्री और स्टेट, कुछ राइट जो है वो कलेक्टिव यानी ग्रुप की सूरत में जो है बात की जाती है। अब यहाँ पे बेसिकली ये आगे सारे ह्यूमन राइट राइट्स स्टार्ट मिलते कर, तो नहीं है हमें। तो मिलेंगे जब ना आपको एक तो प्यारी तस्वीर लगा के बोल रहे हो आप कि जब आपको उनके बारे में पता होगा। मैंने तो अपनी तस्वीर लगाई हुई है, वो पता नहीं आपको कौन सी तस्वीर शो हो रही है। नहीं, आपकी पता नहीं कौन सी तस्वीर शो हो रही है मेरे पास। चेक करता हूँ फिर मैं। अच्छा, इसमें देखो जहां तक बात की ना कि अवेयर होते हैं हम, करते हैं नहीं करते, आप करते नहीं है ना अवेयर। और जहां तक बेसिक राइट्स की बात है, जैसे कि राइट ऑफ फ्रीडम हमने बात की, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ना, इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि हम कुछ भी बोल देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। नहीं मिस, वो फ्रीडम स्पीच पे भी पकड़ लेते हैं लोग। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उस पर सही बात करें ना आप। फिर तो ये राइट्स में लिखना ही नहीं चाहिए ना। अब जैसे बहुत से लोग होते हैं वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए बोलते हैं, लेकिन वो जो हैं उनको वो जेल में बंद कर दिए जाते हैं। तो अगर जेल में बंद कर देते हैं, सजा मिलती है, तो इसका मतलब क्या बोलना बंद कर दे। यस टीचर ऐसे ही है, बिल्कुल यस टीचर ऐसे ही तो है। मिस क्या फायदा ऐसा बोलने का कि फिर बाद में आपको जेल बंद कर दिया जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, का मतलब तो दोनों यही है ना कि फ्री एकदम होके फायदा। बोलना।
हाँ, जो लोग फाइटर होते हैं ना, तो वो जेल के अंदर से भी बोल रहे होते हैं, जैसे कि यासिन मलिक है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी स्ट्रगल में इस चक्कर में रोकते हैं, और एक वक्त आता है कि आपकी इस चीज को जो है वो मतलब एक्सेप्ट किया जाता है। अब जो लोग लेकिन जेल वो में तो हैं, इंसान का अपना पोटेंशियल है ना, कि वो इतने स्ट्रगल के बाद भी बोल रहे हैं। ये गायब इसमें करते जाते हैं लोग। कंट्री के आइन का क्या काम? इसमें कंट्री का आइन का काम ये है कि जब नेशन जो होती है, जो कि अवेयरनेस उनके पास होती है, जो पढ़ी लिखी कौम होती है, पढ़ी लिखी से मतलब ये नहीं कि डिग्रियां, पढ़ी लिखी का मतलब ये कि आपके पास जो है नो हाउ है कि हाँ ये हमारा राइट है। अभी जब मैं आपसे पूछूंगी ना, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, बेसिक राइट्स, आपको क्या पता आपके बेसिक राइट्स क्या है? पता है आपको? आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो सेकंड चैप्टर है वो आपका बेसिक राइट से रिलेटेड है। इतना ओपनली आपको दी हुई एक चीज, लेकिन हम पढ़ते ही नहीं है वो चीज। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए ह्यूमन राइट्स चार्टर जो है ना, अच्छा ह्यूमन राइट्स चार्टर जो है ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन का भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो यूनाइटेड नेशन जो है वो बनी, और उसमें खास तौर पे ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात की। अब आप देखें, अब तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, ह्यूमन राइट्स चार्टर है बाकायदा यूनाइटेड नेशन का, लेकिन उसके बाद भी यूनाइटेड नेशन जो है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है उसमें। ठीक है, बेटा माइक अपना ऑफ करो, किसका माइक ऑन हुआ हुआ है? ये जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, यूसुफ शफीक, ये सबका रिकॉर्ड आता है इसमें, कौन कब जो है ज्वाइन कर रहा है। अच्छा इसमें देखिए यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है वो अ, ये कब डिक्लेयर हुआ है? दिसंबर 10 1948। ठीक है, और इसका पे ये पेरिस फ्रांस अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और इसको जो है वो फ्रांस में जो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली थी उसने इसको अडॉप्ट किया। सेकंड वन इज द यूरोपियन कन्वेंशन ह्यूमन राइट्स, इसकी जो डेट है वो November 4 1950, और ये कहाँ हुआ था? ये रोम इटली, और इसके बाद जो इसको अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्टेड बाय द काउंसिल ऑफ यूरोप। ओके, द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, और इसकी डेट थी 16 दिसंबर 1966, और ये हुआ था न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में, और यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली को जो है वो अडॉप्ट किया था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास स्लाइड नंबर 11 में फिर चार्टर्ड ही है इससे रिलेटेड, द इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ICESCRA। ठीक है, और इसकी डेट जो है December 16 1966 है, और ये न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो अडॉप्ट किया गया था बाय जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट वन इज द अफ्रीकन चार्टर ऑन ह्यूमन एंड पीपल राइट्स, और ये June 27 1981 में हुआ था नैरोबी कीनिया में, और इसको जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी थी, जिससे कि अब अफ्रीकन यूनियन कहा जाता है, उसने जो है वो इसको अडॉप्ट किया था 1981 में। द अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स November 22 1969, ये जो है वो दूसरा था SCHR, और सेंट जॉस कोस्टा रिका, और इसको जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स है उसने इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, ये तो हमने इंटरनेशनली बात की थी कि इंटरनेशनल जो है वो कि ह्यूमन राइट्स है उसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट पे क्या कहा जाता है, और दूसरा ये कि फिर जो मुख्तलिफ डिक्लेरेशन हुए, मुख्तलिफ चार्टर्ड हुए, और क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो है बहुत इसेंशियल बेसिक चीज है, तो इसमें वर्ल्ड वाइड जो चेंजेस आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिक्लेरेशन और चीजें होती नहीं, और इसमें जो है ना फिर उसको अडॉप्ट किया गया, उस पर जो है इसको फॉलो करवाया गया, कहीं कुछ अर्से तक फॉलो हुआ, फिर उसके बाद
नहीं हुआ, सारी चीजें। तो हमारे पास इससे रिलेटेड हमारा टॉपिक और क्या है, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन और फंडामेंटल राइट्स इन पाकिस्तान। ठीक है, जब हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो पाकिस्तान में भी ह्यूमन राइट्स होंगे और पाकिस्तान में भी जो है उसको डिस्कस किया जाता होगा। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1970, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर रेफरेंस है, एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इवन माइनॉरिटी और मेजॉरिटी वोट ऑन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अकॉर्डिंग चाहे वो मेजॉरिटी या माइनॉरिटी हो, एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, उसके कुछ बेसिक राइट्स जो है वो उसके बारे में बात की। अच्छा, अब इसमें जो है मैंने आपके पास जो चीज शो है आर्टिकल्स इसके अंदर, और इसमें आर्टिकल्स के थ्रू जो है वो मैंने लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा आर्टिकल जो है वो उसमें किस चीज के बारे में बात की जा रही है, और आपको भी इसी तरह से इसको पढ़ना है। तो पूछ सकते हैं आर्टिकल नंबर 25 में जो है वो किस बारे से बात की है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर राइट टू इक्वालिटी जो है वो कौन सा आर्टिकल नंबर है, इसको जो है वो कवर करता है कौन सा आर्टिकल। तो बस ये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स याद पाकिस्तान करने होंगे। 1973, ये तो याद करने पड़ेंगे ना आर्टिकल्स, बाकी चीजें तो इजी अभी आपने पढ़ी है, ये बहुत क्लियर इसका जो है फायदा ना क्या इसमें होगा लिखा मिस? हुआ है। दिस इज स्लाइड नंबर कौन सी है? स्लाइड नंबर 13। फायदा क्या होगा इसका, अगर बेसिक फायदा देखें तो आपको नंबर मिलेंगे, और वो अगर आगे नहीं, का फायदा देखें तो आपको जी, सिर्फ नंबर के लिए हम इसको याद करें? आप तो नंबर के लिए काम करते हैं ना आप लोग, तो ठीक है मिस, क्या चीज नंबर के नंबर लिए के फिर लिए पढ़ नहीं लेते हैं, नंबर के लिए कर लेते हैं फिर हर मिस। चीज नंबर, हाँ, हर चीज नंबर के लिए नहीं होती है, हर चीज अपनी कुछ चीज समझने के लिए भी होती है। अब आप ये सोच के पढ़ो कि तब जो चीज हमें क्लियर नहीं थी, पता नहीं थी, हमने इंटरेस्ट शुरू नहीं किया, तो उससे जो है उससे रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा मिस, ठीक है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 guarantees a set of fundamental rights under part 2 chapter 2, ठीक है। अब इसमें बता दिया आपके पास, जी समझ पूछो पूछो। टीचर आर्टिकल का एक फायदा ये भी है ना, जब हम कोई नॉवेल वगैरह लिख रहे हैं या कोई मतलब अपना कोई एक पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हैं तो उसका आर्टिकल का रेफरेंस दे सकते हैं ना, कि इस आर्टिकल के तहत ये बात हुई है। जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, इसका आर्टिकल जो है फायदा कोई उठा भी। सकते हैं ना हम इसका आर्टिकल, इसलिए याद करना लाजमी है। इसका आप ऐसे याद नहीं करो कि आप रट्टे लगा रहे हो बैठ के, लेकिन हाँ ये कि आप जब पढ़ो तो आपको पता हो कि जैसे इसमें मैंने मेंशन किया कि आर्टिकल्स 8 to 28 जो है ये रिलेटेड है आपके बेसिक राइट्स से, ठीक है। यस टीचर। और अच्छा मिस, ये इसमें जो टीचर जो है ऐसे अभी उर्दू पिक्चर वाले हैं, याद होंगे तो जेल में बंद नहीं होंगे आप। उर्दू वाले आपको उर्दू वाले कैसे इसको याद करेंगे? ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब जैसे मैं हूँ उर्दू वाला हूँ, एक और दो तीन लड़के हैं उर्दू वाले हैं, वो कैसे इसको लिखेंगे? ये तो इंग्लिश में मैं भी लिखा हुआ है। उर्दू वाला हूँ, हम भी इजी उर्दू। है, मुश्किल नहीं है। मैं साथ साथ इसीलिए बता रही हूँ, अगर चाहो लिखना तो लिख लो उसमें, फिर भी कोई मसला है तो मैं मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम डिबेट कर उर्दू बाकी पेपर उर्दू में लिख के जो हाईलाइटेड जैसे आर्टिकल हो गए इसको इंग्लिश में लिख दें बीच में। इसको ऐसे कर सकते जैसे राइट इक्वालिटी, इसकी भी नहीं पता, जैसे बराबरी है, बराबरी का के इस तरह से हो सकता है। राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज, नौकरियों में जो है वो अ, बिला तफरीक हक या हकूक, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आए तो कोई इशू नहीं है, मेरे पास लिखा है ना, उसको मैं समझा दूंगा के लिए, ठीक है मिस। लेकिन जो लिखा हुआ है उसको देखो। अच्छा, मसला है कि आप इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ ना परमिशन दूंगी तो इंग्लिश में भी फिर आप सही नहीं लिखते, आप आगे पीछे जी कर मिस, यही तो देते हैं। मसला है सारा। हाँ, तो ये मसला है ना, ले आना मेरे पास तो मैं समझा दूंगी उर्दू में। इंग्लिश पढ़ने के चक्कर अच्छा, में उर्दू खराब हो गई हमारी। राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, इसमें पहले लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है ना,
इसमें चैप्टर 2 जो है आपके पास, पार्ट 2 चैप्टर 2 जो है इसमें आर्टिकल 8 से 28 तक जो आर्टिकल्स है ना वो आपके पास बेसिक राइट्स वाले हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद देखो आप आर्टिकल जो शुरू हो रहे हैं 25 27 इस तरह से, तो उसमें हर एक चीज को ना क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है। जैसे पहला जो है आपके पास आर्टिकल 25 है और इसमें राइट कौन सा, ये राइट टू इक्वालिटी है। ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, द स्टेट इंश्योर्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यानी तमाम शहरी कानून के लिए बराबर है, ठीक है। और इसमें अब किसी रेस की, किसी मजहब की, किसी की जात और किसी मतलब मेल मिस फीमेल आपकी आवाज अचानक से चली जाती है। अचानक से आपकी चल जा। आवाज ये मिस कट कटती कट के है। आ रही है बहुत आवाज़ आपकी। अच्छा जी अभी मिस। सही हो जाए, आप सारे बच्चे टीचर फ्लो में। आवाज तो अब सही है। अभी कुछ बेहतर हुई है। Okay. अच्छा इसमें देखो कि राइट टू इक्वालिटी में ना इसमें लिखा है कि मतलब तो कानून के लिए सब लोग बराबर हैं, ठीक है। और इसमें किसी भी बेस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। और ये स्टेट यानी ये रियासत कानून की जिम्मेदारी होती है कि वो अ, इन तमाम कवानीन को जो है ना प्रोटेक्ट करे और तमाम सिटीजन को इक्वली जो है वो इंटरटेन करे, ठीक है। देन आर्टिकल नंबर 27 राइट नॉन डिस्क्रिमिनेशन सर्विसेज, no citizen can be discriminated against in terms of public offices or employment based on their race, religion, caste or place of birth, ठीक है। अब इसी बेस पे यानी ये जो जितनी बताइए मजहब हो या कोई भी चीज हो उसकी बेस पे जो है वो किसी किस्म की जो सर्विसेज होती है आपको, जो नौकरियां होती है उसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती, ठीक है। फिर देखा इस आर्टिकल पाकिस्तान में तो ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। आपको इससे पहले पता था आपके जो है आपका राइट है, तो हम पढ़ते ही नहीं, हम जरूरी चीज स्किप कर देते हैं ना। आप स्किप कर पढ़ोगे नहीं देते तो हैं ज़रूरी बोलोगे नहीं, चीज़ें। मिस आप हो ना पढ़ाने के लिए। तो पढ़ा तो नहीं हूँ, पढ़ो ना आप, उस पर काम करना आपकी जिम्मेदारी है। तो देखो आर्टिकल नंबर 19 है फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 16 है राइट टू असेंबली, 17 है राइट टू एसोसिएशन और 15 है राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अच्छा ये कुछ आगे पीछे है आर्टिकल्स, इसको आप ऐसा कर सकते हो कि आप इन आर्टिकल्स को ना सीक्वेंस में लिख सकते हो, क्योंकि 8 to 28 है ना। मैंने इस वक्त ख्याल नहीं करा इस चीज का कि सीक्वेंस में नहीं आ रहा है आर्टिकल जी, तो आपको जो है ना फिर इजी रहेगा पढ़ने में कि 8 to 28 जो आर्टिकल्स है वो किस तरह से जो है वो किन चीजों को कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप इसमें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, मॉरलिटी और नेशनल सिक्योरिटी। अच्छा देखो इसमें मेंशन है आर्टिकल 19 में, लेकिन आप फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते कि जिससे आपके मुल्क की सालमियत या उसको जो है वो आपकी जो एक मॉरलिटी है इसकी अ, अ, उसके हवाले से जो है कोई चीज जो है वो इंडेंजर हो जाए, ठीक है। राइट टू असेंबली, द सिटीजन हैव द राइट टू पीसफुल असेंबल एंड टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, यानी तंजीम साजी कर सकते हैं लेकिन पुरअमन, और कहीं पे जो है वो आप जमा हो सकते हैं, कोई जलसा कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि पुरअमन पीसफुली। और एवरी सिटीजन हैज द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन बट देयर कैन बी सर्टेन लिमिटेशंस, लेकिन उसकी कुछ हदूद है। तंजीम साजी तो आप कर सकते हैं, पहले तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और दूसरे की उसकी कुछ लिमिटेशन होंगी, बाउंड्रीज होंगी। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, every citizen has the right to move freely within Pakistan and to reside in any part of the country, फ्रीली घूम फिर सकता है, मुल्क के किसी भी हिस्से में जो है वो रिहाइश इख्तियार कर सकता है।
आर्टिकल 15 है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रिपीट हुआ है। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, आर्टिकल नंबर 24, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो आपके पास राइट है कि आप जो है वो प्रॉपर्टी बना सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। बट जो रूल्स रेगुलेशन है, जो चीजें मेंशन की गई हैं, उसको जो है फॉलो करना पड़ेगा। राइट टू फेयर ट्रायल, आर्टिकल 10A, every citizen is entitled to a fair trial and the right to be heard। उसका राइट है कि उसको सुना जाए और उसका जो है वो फेयर ट्रायल किया जाए। फ्रीडम ऑफ मिस फेयर ट्रायल का मतलब? ट्रायल का मतलब ये है कि इंसाफ के तकाजे ना पूरे किए जाए, यानी सही तरह से जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो एविडेंसेस वगैरह होते हैं उसको सही तरह से जो है वो कोर्ट में अगर पेश करना है वहां पेश किया जाए, या उसको जो यूज करना है उसको सही तरह से यूज करें। किसी एक को फायदा देते हुए जो है ना किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाया जाए। फेयर ट्रायल का मतलब ये होता है। अगर वो बेगुनाह है तो उसको बेगुनाह जो है वो ट्रीट किया जाए, और अगर उसको गलती है तो उसको अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो पनिश किया जाए, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट देयर रिलीजन फ्रीली। अपने मजहब के मुताबिक अमल कर सकता है और उसकी प्रैक्टिस कर सकता है और उसके बारे में बात कर सकता है, बता सकता है। राइट टू लाइफ एंड आपकी आवाज लिबर्टी। बहुत अटक रही है। ओफो भाई, कहाँ अटक गई? रुक जाओ। अब सही हुई है? यस मिस सही है। सही है। अच्छा, लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, ठीक है। पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी। किसी भी शख्स को जो है वो लाइफ और लिबर्टी से नहीं रोका जा सकता, आजादी से। प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज, और आर्टिकल नंबर 36 एंड 28, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ द रिलीजियस, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। इसमें सारी चीजें जो है, सारे राइट जो है उसमें प्रोटेक्ट किए जाते हैं, स्पेशली माइनॉरिटीज के। आर्टिकल इसमें जो है राइट टू एजुकेशन है, ठीक है। इट mandates free and compulsory education for children aged 5 to 16 years। जी। बस 25 के आगे जो ए लिखा हुआ है, तो ए का मतलब आर्टिकल ही हुआ। आर्टिकल ए है, आर्टिकल 25 है। अच्छा, आर्टिकल 25 का में इन्होंने अमेंडमेंट की होंगी, तो अमेंडमेंट करने के बाद ये एडिशन जो करते हैं इसमें, तो उसमें उन्होंने इसका कोड लिख दिया ए, इसका बी भी होगा, ए बी 1 2 इस तरह से होते हैं, ठीक है। जैसे आर्टिकल 19 है, ओके मैं लास्ट जो है वो इसमें था। तो सेम आर्टिकल में जब कोई अमेंडमेंट की जाती है, या उसमें कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली की जाती है ना, तो उसके आगे उस रेफरेंस दिया जाता है, नीचे फुट नोट होता है कि इसको हमने यहाँ पे चेंज किया है। तो ये जो है ना कि 5 to 16 ईयर्स के जो बच्चे हैं, इनके लिए कंपलसरी एजुकेशन लाजमी है, तालीम, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑन फोर्स लेबर, जो चाइल्ड लेबर है या जो फोर्स लेबर है, ठीक है। मतलब स्लेवरी चेंज है, करने की गुलामी, ज़रूरत यानी क्या किसी पड़ती को है? जबरदस्ती, क्या कह रहे हो? वो चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है आर्टिकल्स को? जरूरत पड़ती है आर्टिकल्स को, क्योंकि अगर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना 1973 में, ठीक है, और आप जो है उसको 2026 में भी लेके चल रहे हैं, तो 73 टू 2026 तक जो है वो चीजें बहुत डिफरेंट हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो इसमें जरूरी होता है कि आप इसमें थोड़ा सा, अगर पॉसिबल है तो वेरिएशन लेकर आए, चेंज लेकर आए, ताकि अकॉर्डिंग टू नीड्स जो है ना वो हो सके। बट तो इसको मिस, चेंज करने का जो मेथड है बहुत इजी नहीं है। तो जी, ये जो बोले। 27वीं 28वीं तरमीम है यही होती है, आर्टिकल चेंज होते हैं ये? आर्टिकल्स में एडिशन होगा, वो जो पहला आर्टिकल लिखा है उसको आप रिमूव नहीं करेंगे, अच्छा। हटाएंगे नहीं, बल्कि उसके अंदर एडिशन करेंगे, और उसको जो एडिशन करेंगे उसका कोड लिखेंगे आप, ठीक है।
और जहां से भी आपने रेफरेंस दिया है, जो भी दिया है, उसको आप नीचे मेंशन करेंगे फुट नोट में कि हमने जो उसका चेंज किया है तो हमने यहाँ पे इसको चेंज किया है इस तरह से। जी समझ, क्या पूछ रहे हैं आप? टीचर, जो हिंदू मुस्लिम मतलब वो है, यह भी ह्यूमन राइट्स में ही आएगा ना, अगर हिंदू मुस्लिम एक ही कंट्री में रहते हैं तो बिल्कुल। ये अपने राइट्स। अभी हमने राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज पढ़ा है ना पीछे स्लाइड में, इसमें तो आर्टिकल 20 था। उसमें माइनॉरिटीज के राइट्स की इसीलिए बात की गई कि जैसे कि हम पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं, हम पढ़ रहे थे कि सर सईद ने कहा सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। तो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो होता है ना, बेसिकली ये माइनॉरिटीज के लिए ही होते हैं। अब चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, जहाँ भी हो, जहाँ माइनॉरिटीज है ना, उससे क्या होता है कि उनका जो राइट ऑफ वोट है ना और राइट ऑफ इलेक्शन, वो प्रोटेक्ट हो जाता है। उसमें कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता। यानी उनके जो जो एरियाज है ना, टिपिकल एरियाज, उनकी अपनी मेजोरिटी के माइनॉरिटीज के लिए वो फिक्स होते हैं। यानी मुसलमान एरिया है तो मुसलमान ही आएंगे वहां से, ये होता है। तो ऐसे ही ओके टीचर। यहाँ पे भी है कि जैसे कि आप सिंध असेंबली यानी प्रोविंशियल असेंबली की बात करें, या फिर आप जो है वो नेशनल असेंबली की बात करें, तो उसमें जो माइनॉरिटीज की सीट जो है वो फिक्स होती है। इसलिए फिक्स होती है कि ताकि वो अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड इश्यूज को जो है वो डिस्कस कर सके। कानून जब बन रहे होते हैं, कानून साजी हो रही होती है लॉ मेकिंग प्रोसेस में, वो उनकी शमूलियत जो है वो भी जरूरी होती है। ठीक है। राइट टू मिस एजुकेशन, ये फंडामेंटल राइट। डिफरेंट कास्ट के लिए भी सेम रहेंगे ये ह्यूमन राइट्स? कास्ट जो है, माइनॉरिटीज और कास्ट में फर्क होता है। ठीक है। अब माइनॉरिटीज हैं जैसे कि नॉन मुस्लिम है, इनमें जो कास्ट है वो उनकी कास्ट को उन्हीं के आर्टिकल्स, उन्हीं के राइट्स के थ्रू जो है वो देखा जाएगा। अभी हमने पढ़ा ना कि किसी भी कास्ट की बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो उसमें कास्ट बेस्ड बात नहीं करते। ये कास्ट वाली बात हम खुद ही अडॉप्ट कर लेते हैं जनरली। बट भाई की हो या अकॉर्डिंग, पंजाबी? नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं बता रही हूँ ना कि हम जो चीजें कर रहे होते हैं ना, ये हम खुद कर रहे होते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट जो राइट्स की सराय की सुबह बने या सिंध में सुबह बने, तो ये कहाँ आपके लॉ में कहाँ है? उसमें तो है ना कि विदाउट एनी रेस, एनी लैंग्वेज, एनी, मतलब किसी भी चीज की बेस पे आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते आप। ठीक है। इसी तरह से फोर्थ लेबर बना है, यानी गुलामी, स्लेवरी जो है मना है। प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, यानी इंसान की जो डिग्निटी है वो किसी भी शख्स की, उसको प्रोटेक्ट करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नो वन कैन बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। और अगर कोई किसी की तजलील करता है, उसकी इंसल्ट करता है, तो ये इलीगल है ये चीज। जाके केस कर सकते हैं। आपने देखा इंटरनेशनली। अब हम कुछ हमारे अपनी भी कुछ जो है वो खामियां हैं कि हमें इन चीजों के बारे में पता नहीं होता, और हम बहुत इजीली चीजें कर भी रहे होते हैं और करवा भी रहे होते हैं। तो इंसल्ट कर रहे हैं, कोई हमारी इंसल्ट कर रहा है, तो ये हमारी प्रैक्टिस में होती है चीजें। बट अगर आप इंटरनेशनली देखें, वहां पे कितने बड़े बड़े केस हो जाते हैं कि जो है वो डिग्निटी की बेस पे, कि इसने जो है इस तरह से बोला था, उससे मेरी इज्जत जो है वो, उसको फर्क पड़ा इस तरह से। फ्रीडम ऑफ प्रेस, आर्टिकल नंबर 19 ए। ठीक है। द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक सोर्सेज एंड द राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियंस फ्रीली। पब्लिक सोर्सेज के जरिए से इंफॉर्मेशन हासिल करना भी राइट है, और उसके ऊपर अपना ओपिनियन देना भी आपका राइट है। और दे रहा होता है हर कोई बैठ के, ऐसी बात नहीं है। और उसको, वो अलग बात है कि आपके पास उसकी नॉलेज है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसका मिस कंक्लूजन क्या है? हेलो बोले। मिस, ये आपने ये जितने भी आर्टिकल्स बताए, तो ये सब तो पाकिस्तान में के कहीं देखा ही नहीं जाता। ये सब सारे काम तो पैसे से हो रहे होते हैं। देखोगे तो बेटा, जब हमें इसके बारे में पता होगा। आपको इससे पहले पता नहीं है डिटेल में चीज, ये तो मैंने कुछ जनरल चीजें डालेंगे इसके अंदर। और देखो, अब जब ये आपके पास ऐसी कोई बात होती है तो आप बोल सकते हो कि भाई नहीं, ये तो चीज़ इस तरह मेंशन है। हमारी वो एक
प्रैक्टिस नहीं है ना, एज ए नेशन जो है वो हमारी प्रैक्टिस में चीज शामिल नहीं है। हम ये देखते हैं कि अच्छा ये इस तरह से हो सकता है, फायदा उठा रहा है, तो हम भी उठा लेते हैं उसका फायदा, उसी तरह से कर लेते सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं बस। हैं। हाँ, मसला है किसी को सही चीज नहीं पता तो करेक्शन करें, और करेक्शन करेंगे ना, फिर क्या होता है कि हम करेक्शन करेंगे तो हमें भी फॉलो करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हार्ड स्टेप होता है फॉलो करना, लेकिन इजी हो जाता है बाय प्रैक्टिस। ठीक है। These fundamental rights are considered the cornerstone of the democratic framework of Pakistan, and they are essential in ensuring the protection of individual freedoms and equality before the law. They are enforceable through the judiciary, and any violation of these rights can be challenged in the courts. अभी कह रहे जितने भी आर्टिकल्स आपने पढ़े, जितने भी आपने राइट्स पढ़े कि ये आर्टिकल्स हैं, ये राइट्स हैं आपके, तो ये जो क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक स्टेट होती है ना, जो आपके पास डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क होता है, जमहूरी हुकूमत, इसका मतलब ये है कि आपको आजादी है कि आप अपनी राय का इजहार कर सके, तो उसके लिए एक बहुत बुनियादी चीज होती है, और ये बहुत जरूरी होते हैं रियासत के लिए भी, कि वो हर रियासत में उस माशरे में रहने वाले हर फर्द की बुनियादी हकूक की हिफाजत करे, और इस चीज को यकीनी बनाए कि कानून सबके लिए बराबर है और सब कानून के लिए बराबर है। ठीक है। क्योंकि अब इसमें क्या होता है कि ये सारी चीजें लॉज बन गए जाए, इसको फोर्स कराना जो है जुडिशरी का काम है। और कोई भी ऐसी चीज कि जब किसी इंसान को लगे कि नहीं उसके साथ जो नाइंसाफी हुई है और किसी ने वायलेशन की किसी कानून की, उसको फिर कोर्ट में जाके चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है। आपको समझ में आया है? आप इससे रिलेटेड जो भी पूछना है मुझसे हाँ, पूछो जल्दी से। कुछ कुछ आ रहा है समझ में। मिस मिस मेरा अगर सवाल हम है कि इसमें से मिस अगर वन बाय वन बोलोगे ना फिर आवाज आएगी, एक साथ माइक ऑन नहीं करो। मिस ये जो पेपर में अगर आप सवाल तो ये आप आर्टिकल का नंबर मेंशन करेंगे या पूरा सवाल मेंशन करेंगे, या आप ऐसे ही लिखेंगे एक्सप्लेन दी आर्टिकल नंबर 25 वगैरह? इसमें देखिए हमने जो पढ़ा है ना, हमने मुख्तलिफ चीजें पढ़ी है। पहले हमने जर्नल पढ़ा है कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, तो इसका एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन राइट्स। ठीक है। एंड देन व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स, और हाउ कैन यू कैटेगराइज द टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स की टाइप्स है ना, आप उसको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हम तो कौन मिस से ये राइट की बात कर रहे हैं। कितने मार्क्स का सवाल होगा ये मिस? अब ये तो देखना पड़ेगा ना कि इसमें आता है, मिड में आता है, फाइनल में आता है। मैं मिक्स करके आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आप नया पुराना एक साथ पढ़ते रहें तो आपको याद रहेगा। मतलब थोड़ा इंटरेस्ट रहे आपका। दूसरी चीज ये कि इसमें फिर सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। अनिश भाई क्या कहना है आपको? मैम आप ये सवालात वो ग्रुप में लिख के सेंड कर सकती हैं? ग्रुप में लिख के अभी तो फिलहाल मैं सेंड नहीं करूँगी क्योंकि अभी आपने पढ़ना भी नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ मैं फिर आपको इसके क्वेश्चंस बता दूंगी। अभी हम इसका सिलेबस अलग करेंगे ना मिड का, तो फिर मैं एक दफा फिर इसको रिपीट करूंगी, तो फिर आपको सही से पता रहेगा। ओके मैम, थैंक यू। या फिर देखते हुए मैं वॉइस मैसेज कर दूंगी, नोट कर लेना उसको। तो इसमें आप जो है एक दोनों मिड्स क्वेश्चन और ये था, फाइनल के साथ पढ़ा रही हैं? हम पढ़ रहे CLO 1 CLO 2 दोनों पढ़ रहे हैं। इसमें से आपके पास जो टॉपिक सारे तो नहीं आएंगे ना पेपर में, मिड में 4 टॉपिक्स आएंगे, तो 4 या जो भी होगा मैं आपको बता दूंगी इसमें से फिर। आप ना मेरे से पहले ना एक दफा वॉइस मैसेज कर दिएगा, या एक ही दफा ना मैसेज बना के बता दिएगा ये important अच्छा, शुक्र है नहीं बोला, पेपर दे दिएगा। है। नहीं हम इस पेपर पेपर देना दे दिया, चाहे वो तो तो पेपर कुछ भी दे चीजें दीजिएगा। ना। मिस पॉसिबल हो तो वही दे देगा। ठीक है ठीक है। हाँ जो दिक्कत आपकी तो मिस चॉइस पेपर होगी। स्टार्ट कब से होगा?
पेपर बेटा आप लोग जब जाओगे आफ्टर वेकेशन के बाद आपके मिड पेपर स्टार्ट होंगे। टीचर क्या क्लास खत्म। ऑलरेडी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी जी, बस। क्लास खत्म नहीं है अभी। मैं वो चीज़ मैं डिस्कस कर रही हूँ जो पूछना है इसमें। अच्छा दूसरा ये देखो इसमें कि एकदम यही इसका ही पूछते दूसरा इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसमें फिर आपके पास जो आर्टिकल है ना, हाउ मेनी आर्टिकल्स कवर द बेसिक राइट्स ऑफ अ सिटीजन, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग जो है वो कौन कितने आर्टिकल्स हैं जो कि कवर करते हैं बेसिक राइट्स को। ठीक, पहली बात। अच्छा दूसरी बात ये भी हो सकती है इसमें, जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो ये हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विच आर्टिकल कवर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। बहुत क्लियर मैंने क्वेश्चन बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि फर्स्ट जनरेशन के ह्यूमन राइट्स को जो है वो कवर करता है। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स में क्या आता है, मीन्स के बिल्कुल बेसिक एसेंशियल राइट्स आते हैं। तो उस वो जो बेसिक एसेंशियल राइट्स है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में आ रहा है। ठीक है, जैसे हमने बीच के आर्टिकल्स पढ़े थे ना, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ, राइट टू रिलीजन, एजुकेशन, ये क्या है, ये बेसिक राइट्स है जी। समझ क्या पूछ रहे हो, पूछो। टीचर आपने अभी जो बोला ना कि हिंदू और मुस्लिम आपस में मतलब अपना आर्टिकल के हिसाब से आप बुक ले सकते हैं, हाँ तो लेकिन कुछ दिनों पहले नेशनल असेंबली के एक मेंबर है जो डॉक्टर उमेश कुमार है, उसने अपना आर्टिकल उसके वो लिया तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी का हकूक का तहफ़्फ़ुज़ लिया ना, तो उसको चुप करा दिया गया। तो इसमें आर्टिकल में ये आर्टिकल क्यों काम नहीं आया इसमें? कौन सा आर्टिकल दोबारा बोलो, किसमें क्या उसने डिमांड की थी। टीचर उसने तहफ़्फ़ुज़ मांगा था ना कि पाकिस्तान में हिंदुओं को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। वो तो उस, उसने वो उसको डिस्कस किया होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये उसका राइट है कि आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, आपके पास जो है आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कोई और सी रेजोल्यूशन होगी। सही है टीचर। मैंने तो सुना था कि वो अभी है जो उन्होंने बीच में वो था शराब के ऊपर पाबंदी लगाई जाए ना, तो उसमें जो जितने भी मुस्लिम थे उन सबने मना कर दिया, उस करारदाद को रिजेक्ट कर दिया। ये हाल है। हाँ टीचर ये था। लेकिन जहां तक मजहब की बात है ना, तो मजहब में तो वो मेंशन है। रिलीजन का मतलब क्या है, एज इंडिविजुअल और एज ए कलेक्टिव ग्रुप, यानी आप अगर एक इंसान है, एक पूरी कम्युनिटी की बात करें, तो आपके पास एज ए ह्यूमन, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये राइट ऑफ प्रोटेक्शन है कि आपको मुकम्मल मजहबी आज़ादी और हिफाजत देगी हुकूमत। इसमें मजीद जो मेंशन है ना वो ये है कि जब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एक तो आप अपने मजहब के मुताबिक जो है वो अमल कर सकते हैं, दूसरा है कि कोई भी दूसरे मजहब का शख्स, यानी मेजोरिटी है ना जो मुसलमान है, मुसलमान किसी गैर मुस्लिम से बाय फोर्स को डोनेशन वगैरह नहीं ले सकते कि आप चंदा दें हमारे मजहब के लिए या इस तरह से। ठीक है, और आप अपने मजहब की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, ना मुसलमान हिंदू के और ना ही हिंदू मुसलमानों के मजहब, यानी कोई भी माइनॉरिटी जो है वो नहीं कर सकती। अच्छा फिर भी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें होता ये है कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको जो है ना वो आइडेंटिफाई करे, उनको फिर पनिशमेंट मिले। और फिर जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में चीज मेंशन है तो फिर आपको क्यों जरूरत पड़ी कि आप उसके लिए जो है वो, अ, मतलब फोरम पे आके बात करें, क्योंकि इससे ऐसा काम हो रहा होगा ना, इसलिए। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कि अगर कहीं भी हो भी रहा है ना तो उसको कंट्रोल करे। इस ग्रुप पे भी मैसेज आए हुए हैं उस पे चैट्स पे, तो उसको भी पढ़ लें, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कुछ कुछ। कुछ बच्चे पूछते हैं कि अल्ताफ भाई और इमरान खान के हवाले से आपकी क्या राय है, क्या पूछना चाह रहे हो।
यार वो अंबानी का बात कर रहे हैं, वो पता नहीं ऐसा ऐसा क्वेश्चन क्या। क्या अंबानी क्या बोल रहे हो? टीचर ये बोल रहे हैं अंबानी और जी एलन बोले। मस्क सेम ह्यूमन राइट्स होंगे। ये टीचर ऐसा रोल नंबर 53। ये भी राइट, ये बोल रहे हो? रोल नंबर 53। मुझे आपकी ऐसा बात पूछ लो। क्लियर नहीं आ रही है, बोलो। ये मैंने रोल नंबर रिकॉर्डिंग जो है ना 53। ऑफ कर दी है, बोलो। क्या 53? ऐसन क्या पूछना है? मिस मैं ये पूछ रहा था, ये जितने पॉलिटिशियंस है और ये जो एयर है, इनके लिए भी सेम ह्यूमन राइट्स होंगे? ये अगर पाकिस्तान के शहरी हैं तो सेम ही होंगे। मसला ये तो डुअल नेशनैलिटी वाले लोग हैं। पाकिस्तानी है सब, सबके लिए चीजें सेम है। लेकिन नहीं होगा तो ये देखो ना कि नहीं हो रहा, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जुडिशरी की जिम्मेदारी है कि वो उसको इन्फोर्स करे। अब जुडिशरी भी नहीं कर रही, फिर से क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना उनमें मतलब बहुत डिसहार्ड होने लगते हैं, और फिर क्या होता है आपकी नेशनल यूनिटी पे फर्क पड़ता है। रूल्स रेगुलेशन बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। और रूल्स रेगुलेशन के बाद जो है वो आपके जो मामलात हैं हुकूमत के, वो नहीं चल सकते। लेकिन रूल रेगुलेशन होना ही जरूरी नहीं है, खाली उसके ऊपर इम्प्लीमेंट, प्रॉपर इम्प्लीमेंट उसका बहुत जरूरी है। कैलाश आपका माइक ऑन है, कुछ पूछना है? मिस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 के एजुकेशन जो है कंपलसरी है, तो पाकिस्तान में तो बहुत सी जगहों पे और बहुत से बच्चे जो है एजुकेशन को कंप्लीट नहीं करते,